कविता अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। कविता सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसके कोई अता पता नहीं था। कई बार फोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फोन उठाए तब ना। कविता ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही मनमर्जी चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने यह सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक वैसा ही हाल कविता का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी कविता के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महीन रेखा को कविता नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी कविता को समझाती भी तो कविता बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती और कहती, मैं तो आपकी बहू हूं ना, इसलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हैं। क्या आप अपनी सगी बेटी को भी इतना रोकती टोकती? नहीं ना, जब मुझे देखने आई थी तभी आपको कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी इस बात को सुनकर घर की शांति के लिए चुप रह जाती, और जब वो महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी की को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो उसे, वह समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उसके आगे कुछ ही नहीं कर पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही कविता गई हुई है मार्केट, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फोन कर रही हैं तो फोन भी नहीं उठा रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हैं आप? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। कौन खुशनसीब है वो? अपने पति महेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको तो बस मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है ना, वो आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ उसे, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं क्या? तरुण की बात सुनकर ममता जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से कविता उतर कर आई तो उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो बहुत सचमुच थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके बड़ा मजा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। कविता ने ममता जी को जवाब दिया। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है, अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं, फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं तुम दे रही थी। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी, ममता जी ने कहा। कविता ने कहा, मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौटकर आ ही जाती ना, जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। कितना एम्बैरेंस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो लेकर आई हूँ। इसमें बात का बतंगा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका इन सब चीज़ों के लिए, कविता ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका होगा, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी तुम्हारी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी तुम? ममता जी ने कविता की बात का जवाब दिया। तब कविता चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की, जितना आप टोकती हैं, कहकर कविता अपने कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को ही समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कविता की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी यही लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं घर लेट आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, क्या ये सब गलत नहीं है? अरे, तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा कर रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर ये बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी उन्हें, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में कविता के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, यह बात कविता को समझना ही पड़ेगी। और रही बात महेश जी और तरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि कविता घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में वापस आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देखकर महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रह कर आऊँगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे, यूं अचानक मायके जाने की तुम्हें क्या सूझी? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे, आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया है तुम्हें, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो तुम। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती ना। अब तुम बेवजह की बात बना रही हो। लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और कविता भी बाहर आए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी, खाना बन गया क्या? ममता जी को बैग के साथ देखकर तरुण ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो क्या मम्मी? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा।
कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से सबको लगी हुई थी। तरुण ने कविता की तरफ देखकर कहा, अब खाना कौन बनाएगा? अरे मैं भी तो थक गई हूँ, कविता ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो कविता बेटा आज तुम खाना खिला दो, वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। कविता महेश जी से कुछ कह ना पाई और तरुण को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ाकर उठा और कविता को जगाते हुए बोला, कविता जल्दी करो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई ऑफिस जाने में, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक कविता भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी अभी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया उनका। नींद खराब होगी मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा तो महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर कविता रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन जूठे पड़े थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, कविता कमलाबाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएंगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। तरुण मैं ये सब कैसे करूंगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि कमलाबाई भी नहीं आएंगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही हैं, और कितनी छुट्टी लेंगी? मुझसे नहीं होगा यह सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। कविता चिड़चिड़ाने हुए बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, कविता मम्मी भी तो यह सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। कविता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी यह बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही है, जबकि वो और तरुण उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर कविता की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर कविता ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, अच्छा आज अचानक कैसे मायके आ रही हो, सब ठीक तो है वहाँ पर कविता? कविता ने कहा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठकर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है मम्मी। बड़बड़ाती हुई कविता ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भागकर अपने मायके आ रही है? तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बैठाकर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी अब मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? कविता हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। कविता हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे यह जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उस घर का काम उसे करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। कविता को काम करता देखकर तरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें भी दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए महेश जी भी आते समय
ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही कविता और तरुण ने उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। वह तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। आज के ज़माने में भी अकेले इंसान ही घर का काम करता रहता है और घर के दूसरे लोग समझते हैं कि बस घर का थोड़ा ही सो काम है, अकेला हो जाएगा। लेकिन जब यह काम उन पर बीतती है तब उन्हें एहसास होता है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।